नमस्कार साथियों, बीपीएससी एईडीयू के एक नए प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम यहां पर करने वाले हैं हिंदी भाषा से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशन, जो कि 70 क्वेश्चन करते हैं और हर दिन ये श्रृंखला हमारी चलती है। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 31। यदि आ या फिर आ के बाद या ई या फिर ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि ये कहलाती है? दीर्घ स्वर संधि कहलाती है, वृद्धि स्वर संधि कहलाती है, या फिर गुण स्वर संधि कहलाती है। तो आपको बताना है स्वर संधि का ये कौन सा भेद है। तो यदि आ या फिर आ के पश्चात या ई या फिर ई, उ या उ और इ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बन जाते हैं? ए, औ और अर हो जाते हैं। और यह कैसी संधि होती है? ये गुण स्वर संधि होती है। कैसी संधि होती है? ये गुण स्वर संधि होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32। अत्यधिक में कौन सी संधि है? आपको बताना है अत्यधिक में कौन सी संधि है। ऑप्शंस हैं गुण संधि, वृद्धि संधि और ईयड़ संधि। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो अत्यधिक का अगर हम विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो अति धन अधिक आएगा। क्या आएगा? अति धन अधिक आता है। और इस तरह अगर देखा जाए तो ये कौन सी संधि में आएगा? ये आएगा यड़ संधि में। किस में आएगा? यड़ संधि में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निर्जल में कौन सी संधि है? आपको बताना है निर्जल में कौन सी संधि है। स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर अयादि संधि। क्या बन जाएगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। तो निर्जल की बात कर ले तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? निह धन जल होता है। क्या होता है? निह धन जल होता है। और जब यहाँ पर ये विसर्ग आता है तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि समास। क्या बन जाएगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी अगर बात कर ले यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा यथाशक्ति में, तो इसमें होता है अव्ययी भाव समास। किसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास यहाँ पर होता है। तो अव्ययी भाव देखा जाए तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। क्या बनेगा? ई इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 35। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार नहीं है? कौन सा समास का प्रकार नहीं है आपको बताना है। जैसे पंचवटी कह रहा है द्विगु समास है, इसमें विद्या भंडार में तत्पुरुष समास है, पर्णकुटी में द्वंद्व समास है। क्या बन जाएगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35। तो पर्णकुटी अगर देखा जाए तो पर्णकुटी में द्वंद्व समास नहीं होगा, बल्कि कौन सा समास होगा? इसमें होगा तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष। तो यही गलत दिया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में कौन सा समास है? आपको बताना है वातावरण में कौन सा समास पाया जाएगा। अव्ययी भाव समास होगा, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष होगा या फिर द्वंद्व होगा। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36। तो इसकी बात कर लें तो वातावरण में कौन सा तत्पुरुष है? यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष? तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, वज्रदेह में समास बताइए। वज्रदेह में आपको समास बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। क्या बनेगा इसका? सही जवाब बताएंगे। तो वज्रदेह की बात कर लें, इसमें आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और इसका जो विग्रह होता है वो क्या होता है? वज्र के समान देह, अर्थात जिसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? हनुमान होगा। तो ये बहुब्रीहि समास में आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा शब्द आपको बताना है इनमें से क्या है। तत्सम है, देशज है या फिर तद्भव है। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। अंगरखा। तो अंगरखा की बात कर लें, ये एक तद्भव शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? तद्भव शब्द होता है। और इसका जो तत्सम होता है वो अंगरक्षक होता है। क्या होता है इसका तत्सम? तो ये होता है अंगरक्षक। क्लियर है? याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तीखा, आदमी या फिर जीव। क्या बनेगा इसका? सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें यहाँ पर, तो आदमी जो है, ये आदमी अगर देखा जाए तो ये तद्भव शब्द नहीं है, बल्कि आदमी कैसा शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है।
आदमी किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। तो हुलास शब्द का आपको तत्सम रूप बताना है, क्या हो जाएगा? हिलास हो जाएगा या फिर विलास हो जाएगा या उल्लास हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? हुलास। तो हुलास की बात कर लें, इसका तत्सम पूछा गया है, तो इसका तत्सम जो होता है वो होता है उल्लास। क्या होता है? उल्लास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, निम्नांकित में तत्सम शब्द है। निम्नांकित में तत्सम शब्द है, उसकी पहचान करना है। कौन सा शब्द तत्सम है? अचरज, कुमारकः, ईख। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द की बात कर लें, ये है कुमारका। और कुमारका अगर देखा जाए तो किसका तत्सम शब्द है? तो कुमारका ये होता है कुंवार का। किसका? कुंवार का। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, गोबर का तत्सम रूप है। गोबर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? गुर्बर हो जाएगा, गोमय हो जाएगा या गहवर हो जाएगा? ये क्वेश्चन एक बार करा भी चुके हैं, ठीक है, तो पिछले सेशन जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें, इसका होता है गोमय। क्या होता है? गोमय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। तो संज्ञा शब्द की पहचान करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीठा, मधुर या फिर चातुर्य। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे? संज्ञा शब्द पहचानना है, तो संज्ञा शब्द इसमें है चातुर्य। क्या है? चातुर्य। अगर देखा जाए तो ये एक संज्ञा शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बाकी बात कर लें, मीठा, मधुर, ये सभी क्या है? विशेषण हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 44 है, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। यथा हो जाएगा, आज हो जाएगा या लड़का हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो विकारी शब्द की बात कर लें तो ये हो जाएगा लड़का। क्या हो जाएगा? लड़का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। लड़का एक विकारी शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। गुणवाचक, प्रश्नवाचक या फिर संबंधवाचक? क्या बन जाएगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर बात कर लें, गुणवाचक जो होता है ये सर्वनाम का भेद नहीं होता है, बल्कि विशेषण का भेद होता है। किसका होता है? विशेषण का भेद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आपका निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो निज, हम और आप। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? तो इसकी अगर बात कर ले, यहाँ पर निजवाचक में आप आता है, ठीक है, और क्या आता है? निज आता है। ये दोनों निजवाचक सर्वनाम हैं। लेकिन हम की बात कर लें तो हम क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है, बल्कि ये पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक में कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुराग का विलोम है। तो अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47, विराग होता है, सुहाग होता है या वियोग होता है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? अनुराग का विलोम है, तो इसके विलोम की बात कर लें, इसका जो विलोम होता है वो होता है विराग। क्या होता है? विराग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? कौन सा शब्द उदय का विलोम है, ये आपको बताना है। डूबना, आप्रकट या फिर अस्त? क्या बन जाएगा इसका सही जवाब बताएंगे? तो इसके राइट आंसर की बात कर ले, उदय का क्या होता है? अस्त होता है विलोम। क्या होता है इसका विलोम? तो इसका होता है अस्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें डूबना की, तो डूबना का तैरना होता है। क्या होता है? डूबना का तैरना होता है। और अप्रकट का क्या होता है? अप्रकट का होता है। प्रकट क्या होता है? प्रकट होता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 49 है, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा? अव्यक्त हो जाएगा,
अव्यापक हो जाएगा या अव्याप्त हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो व्याप्त का सीधा सीधा है कि इसका उल्टा क्या होता है, अव्याप्त होता है। क्या होता है, अव्याप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए। गलत विलोमार्थक युग्म चुनना है आपको। अचेत या अचेत का सचेत, अर्जन का वर्जन, इष्ट का अभीष्ट। क्या बन जाएगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50। तो इसकी बात कर लें, इसमें जो गलत है वो इष्ट का अभीष्ट जो दिया है ये गलत दिया है, क्योंकि इष्ट का क्या होता है, अनिष्ट होता है। इष्ट का क्या होता है, अनिष्ट होता है, अभीष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर यही वाला गलत दे रखा है, बाकी सभी सही हैं। इष्ट का क्या हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है और बताना है आपको निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है। निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। निकृष्ट, निर्भय या फिर निर्वाह। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे, जिसमें निर उपसर्ग नहीं आता है। तो इसमें अगर बात कर ले, निर्भय में निर आता है, निर्वाह में भी निर आता है, लेकिन निकृष्ट में निर नहीं आता है। इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। दुराशा शब्द दिया गया है, दुराशा में कौन सा उपसर्ग आएगा ये आपको बताना है। दुर आएगा, द्रा आएगा या दूर आएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो दुराशा की बात कर ले तो इसमें जो मूल शब्द है वो है आशा, और इसमें जो उपसर्ग है वो है दुर। ठीक है, क्या है, दुर उपसर्ग है। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बदनसीब शब्द में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा, नसीब, बा या फिर बद। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर ले, बदनसीब में जो उपसर्ग होता है वो बद उपसर्ग होता है। क्या होता है, बद उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है। आप प्रत्यय, पा प्रत्यय या फिर अनुप्रत्यय इसमें लगा हुआ है। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। तो मिलाप की बात कर लें तो इसमें आप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर सी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़ी वाला। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। ड़ी वाला, गाड़ी या फिर वाला। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। गाड़ी वाला। तो गाड़ी वाला में अगर प्रत्यय की बात कर लें तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो वाला है। क्या है, वाला। वाला इसका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाते हैं और क्वेश्चन है आपका, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है। जो मुकदमा दायर करता उसे मुकदमेबाज कहते हैं, गवाह कहते हैं या फिर वादी कहते हैं। क्या कहते हैं बताएंगे, क्या कहते हैं बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें, जो मुकदमा दायर करता है उसको बोलते हैं वादी। क्या बोलते हैं उसको, वादी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। क्लियर है। चलें अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या बनेगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं, भक्त बोलते हैं या नास्तिक बोलते हैं। तो इसकी अगर बात कर ले, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जिसे जीता ना जा सके, अगेय होगा, अनंत होगा या अजेय होगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें, ये होता है अजेय। जिसे जीता ना जा सके वो क्या होता है, अजेय होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, कंदर, पंचसर और पुष्पधनवा ये जो है जो किसके पर्यायवाची हैं ये आपको बताना है। कामदेव के पर्यायवाची हैं, गौरी सुत के हैं या वंशीधर के हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, कामदेव के। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। कौन सा दिए गए ऑप्शंस में गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भगीरथ, त्रिपथगा,
या फिर रवितन्या? क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भगीरथ हो गया, त्रिपथगा हो गया, ये दोनों पर्यायवाची होते हैं। लेकिन रवितन्या की बात कर लें तो रवितन्या यमुना का पर्यायवाची होता है, गंगा का नहीं होता है। किसका होता है? तो ये यमुना जी का पर्यायवाची होता है, ना कि गंगा जी का। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी आपको बताना है कौन सा है। अनुभूति, विस्मृत या फिर बोझ? क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। तो बोध शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो है अनुभूति। किसी चीज का बोध होना या अनुभूति होना एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? ए इसका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 62। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उसे क्रिया विशेषण बोलते हैं, संबंध सूचक बोलते हैं या फिर कारक बोलते हैं? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये किसकी परिभाषा दे रखी है। तो ये कारक की परिभाषा दे रखी है। किसकी परिभाषा? कारक की परिभाषा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 63। कह रहा है से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो यहाँ परसर्ग की बात कह रहा है, तो आप सभी को ये याद होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से कारक का क्या परसर्ग होता है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पर से और के द्वारा ये होता है करण कारक का। किसका होता है? करण कारक का होता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 64। कह रहा है कि मोहन की बहन घर आ गई है। मोहन की बहन घर आ गई है, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? बहन। इस अंश में कौन सा कारक होगा ये आपको बताना है। तो कर्ता कारक हो जाएगा, कर्म कारक या फिर संबंध कारक बनेगा। क्या बन जाएगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? बिल्कुल संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने विशेषण हैं वाक्य में। क्या बताना है? वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? एक है, चार है या फिर तीन है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाक्य में तीन विशेषण मिलेंगे। पहला एक तो अंतिम हो गया, ठीक है, इसके अलावा सर्वोच्च हो गया, इसके अलावा यहाँ पर ध्येय हो गया। ये तीनों अगर देखा जाए तो विशेषण शब्द यहाँ पर हो जाएंगे। और कला और सौंदर्य क्या है? ये है विशेष है। ये क्या है? ये विशेष है। तो यहाँ पर चूंकि विशेष कह लीजिए या फिर संज्ञा कह लीजिए, संज्ञा भी बोल सकते हैं। तो इसमें विशेषण पूछा गया तो विशेषण कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि विशेषण शब्द कौन सा है। लड़कपन, उचित या फिर कठोरता? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो इसमें विशेषण की बात कर लें तो उचित जो है दिया हुआ है वो एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आपको ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा किस कोटि का विशेषण है? परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या व्यक्तिवाचक है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो मीठा क्या होता है? एक गुण होता है। क्या होता है? एक गुण होता है। तो इस तरह ये कौन सा विशेषण बनेगा? ये गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। क्या बनेगा? गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है। सोहन, गांव या फिर देख रहा है? क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसमें जो क्रिया विशेषण बनेगा वो बनेगा देख रहा है। क्या बन जाएगा? देख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्रिया विशेषण नहीं बल्कि क्रिया पूछा गया है, तो क्रिया क्या है? देख रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है ये आपको बताना है। सीता गाना गा रही है,
तो पूर्वकालिक क्रिया है, आकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया है? राइट आंसर क्या बनेगा? तो गाना गाना क्या है? एक ये सकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, अकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया? क्या बन जाएगा? सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर आज्ञार्थक तो होगा नहीं, अकर्मक भी नहीं है, यहाँ पर द्विकर्मक है। दो कर्म यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन सा यहाँ पर दिया गया है? ना और वाना, सॉरी, यहाँ पर एक तो क्या हो जाएगा? पिताजी से सामान मंगवाया, एक तो पिताजी से और दूसरा सामान, ठीक है। तो दो यहाँ पर कर्म हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है और आपको बताना है कौन सी वर्तनी सही है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी वर्तनी सही है ये आपको बताना है। कह रहा है कौतूहल, कौतूहल या कौतूहल, कौन सा यहाँ पर कौतूहल सही है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तनी की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा यहाँ पर जो दिया है कौतूहल, क्या है? कौतूहल, इसकी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है यहाँ आपको। उंगली, बांस या फिर पांचवा, क्या बन जाएगा? सही जवाब बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो उंगली एकदम शुद्ध दिया है, बांस भी शुद्ध है। पांचवा की बात कर ले, पांचवा ऐसे नहीं लिखा जाता है, बाकी पांचवी की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ये होती है पांचवा, ठीक है। क्या होती है? पांचवा। यहाँ पर एक बार फिर से देख लेंगे, पांचवा। तो यहाँ पर दोनों में ही क्या लगती है? चंद्र बिंदु लगती है, ठीक है, पांचवा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? नाको चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाको चने चबवाना, अपनी बातों से परेशान करना, बहस करना या फिर बहुत तंग करना? क्या बन जाएगा? इसका सही जवाब बताएंगे। तो बहुत तंग करना क्या होता है? इसका अर्थ होता है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 74, कह रहे थप्पड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? थप्पड़ी बजाना क्या होता है? खेती का नुकसान, उपहास करना या अंदाज लेना? क्या बन जाएगा? इसका सही जवाब बताएंगे। तो थप्पड़ी बजाने का मतलब होता है किसी का उपहास करना। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, होनहार बिरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? क्या बन जाएगा? इसका सही जवाब बताएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? कह रहा होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है, होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोष निकालता है, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। क्या बनेगा? सही जवाब बताएंगे। तो होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है कि जो यहाँ पर होनहार व्यक्ति होते हैं उनकी जो प्रतिभा होती है वो बचपन में ही दिख जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। इस मुहावरे कहावत का अर्थ आपको बताना है। राइट आंसर क्या बन जाएगा? बताएंगे। अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, कृतज्ञ होना या फिर परोसे गए भोजन का निरादर करना? राइट आंसर क्या बनेगा? बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो ये कृतज्ञ होना, यानी किसी के उपकार को ना मानना, कृतज्ञ होना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? सभी स्वर क्या हैं? दीर्घ हैं। इसका आपको आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 77। तो इसकी बात कर लें, सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो पहला ही ऑप्शन है इसके अगर सभी स्वर देखेंगे तो दीर्घ हैं, जैसे ई, ए, ऐ, ओ और आओ, ये सभी किस में आएंगे? ये सभी दीर्घ स्वर में आते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इसमें आपको विराम चिन्ह लगाना है उचित। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? बताएंगे ए, बी, सी में से। तो इसकी बात कर लें, यहाँ पर विराम चिन्ह लगेगा जो कॉमा है, यानी कि अल्प विराम है,
इसका प्रयोग करेंगे। अनिल घर आया, तो इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगेगा, थोड़ी देर रुका और चला गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है। दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपको बताना है। रामायण, प्रार्थना या फिर मकान। क्या बन जाएगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर रामायण क्या है आपका स्त्रीलिंग, प्रार्थना भी स्त्रीलिंग है, लेकिन मकान की बात कर लें, मकान आपका पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, एक युग्म अशुद्ध है। दिए गए आपको ऑप्शंस में से बताना है कौन सा युग्म अशुद्ध है। जैसे गूंगा का गूंगी दे रखा है, घोड़ा का घोड़ी और कुंजड़ा का कुंजड़ी दे रखा है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गूंगा का गूंगी होता है जो है स्त्रीलिंग, घोड़ा का घोड़ी होता है, लेकिन कुंजड़ा का कुंजड़ी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कुंजड़िन होता है। क्या होता है कुंजड़िन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। यहाँ पर वचन के आधार पर असंगत युग्म कौन सा है। वचन के आधार पर असंगत युग्म आपको पहचानना। जैसे तलवार का तलवारें, चूहा का चूहे, थैला का थैले। कौन सा गलत दे रखा है ये आपको बताना है, कौन सा गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तलवार का तलवारें होता है, एकदम सही दे रखा है। चूहा का क्या होता है, चूहे होता है, एकदम सही दे रखा है। और थैला का थैले होता है, ये भी एकदम सही दे रखा है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। और क्वेश्चन नंबर 82 में सदा कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनना है आपको। तो इसको लेकर हमने पिछले ही प्रैक्टिस सेशन में करवाया हुआ था कि कौन कौन से जो शब्द हैं वो बहुवचन के तौर पर होते हैं, कौन कौन एक वचन के तौर पर होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है होश, लोग, प्राण, बाल और चर्चा, जनता कौन सा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं बताएंगे। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा एकदम सही बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी चर्चा और जनता। क्या हो जाएगा, चर्चा और जनता हमेशा एक वचन में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बाकी होश और लोग, प्राण और बाल ये हमेशा बहुवचन के तौर पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है। इसमें क्रिया का काल पूछा है, कौन सा काल है, हेतु हेतुमत भूतकाल, आसन्न भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 83। तो इसकी बात कर लें तो ये हो जाएगा हेतु हेतुमत भूतकाल, क्योंकि एक क्रिया दूसरे पे डिपेंड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, इस समय श्याम आता होगा। इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा काल है क्रिया का, संभाव्य है, सामान्य है या संदिग्ध है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस समय श्याम आता होगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो संदिग्ध की अवस्था है यहाँ पर। तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है। इसमें बताना है कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है या फिर दोनों ही है, कर्म और कर्त दोनों ही। क्या बन जाएगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, इस वाक्य में है कर्तवाच्य। कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। किसमें कर्मवाच्य नहीं है ये आपको बताना है। उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर बात कर लें, कर्मवाच्य नहीं है पूछा है, तो इसमें अगर देखा जाए बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। बाकी में अगर देखा जाए तो इसमें खाना है और इसमें पुस्तक कर्म है।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताना है आपको। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्त्र होता है, वर्ण होता है या आभूषण होता है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो आप सभी को पता है कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आभूषण होता है। क्या होता है? आभूषण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? बताएंगे कौन से अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, श्लेष में, यमक में या अनुप्रास अलंकार में? क्या बन जाएगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, ये होता है अनुप्रास अलंकार में। किस में होता है? अनुप्रास अलंकार में। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर आपको बताना है इस दोहे में कौन सा अलंकार है। यमक है, अतिशयोक्ति है या फिर श्लेष अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पानी शब्द के 3 अर्थ मिले हैं यहाँ पर। पहला मोती, दूसरा जो है आपका मनुष्य के लिए इज्जत जो होती वो पानी, और तीसरा जो अर्थ है वो जल या जो है चूने के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा, जिसमें एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ पर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 90। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक, श्लेष या फिर यमक अलंकार बनेगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कौन सा अलंकार होगा, तो रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, कह रहा है कि किसी विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है। तो आपको बताना है कौन सा ट्रांसलेशन सही है। वर्कशॉप, संगोष्ठी, प्रिजर्वेशन, आरक्षण, मेमोरेंडम, ज्ञापन कह रहा है। कौन सा यहाँ पर सही दे रखा है ये आपको बताना है। कौन सा सही दे रखा है? तो वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? संगोष्ठी नहीं होता बल्कि कार्यशाला होता है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कार्यशाला। ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। प्रिजर्वेशन कह रहा है यहाँ पर, तो प्रिजर्वेशन जो होता है वो संरक्षण होता है। क्या होता है? संरक्षण होता है। और रिजर्वेशन आपका आरक्षण होता है। ठीक है, तो सही कौन सा? मेमोरेंडम का मतलब ज्ञापन देना होता है। क्या होता है? ज्ञापन देना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? करुड़ रस का स्थायी भाव पूछा है यहाँ पर। तो करुड़ रस का स्थायी भाव आप सभी को बताना है। भय, विस्मय या फिर शोक? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताएंगे। करुड़ रस का स्थायी भाव, तो करुड़ रस के स्थायी भाव की बात कर ले तो ये होता है शोक। क्या होता है? शोक इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? 16 मात्राओं वाला छंद आपको बताना है कौन सा है। चौपाई, घनाक्षरी या फिर दोहा? क्या बन जाएगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो आप सभी को पता है जो चौपाई होता है वो एक सममात्रिक छंद होता है, जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 94 से 96 कह रहा है गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़िएगा और इसको ध्यान से पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है मेरे एक मित्र हैं, बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं, उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है।
कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। सोचता रहा कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है। काफी देर तक मैं परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं है। कमबख्त भविष्य कभी माफ नहीं करेगा। उसकी सीमा भी तो कोई नहीं है। 5000 वर्ष बीत गए, अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट असहिष्णु है। काफी देर बाद भ्रम दूर हुआ। मैं भीष्म नहीं हूं। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हो तो भी मुझे कौन पूछता है। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं मुझसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे। मुझे कोई डर नहीं है। भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला। और आगे थोड़ी सी काफी बड़ा गद्यांश हो गया। इतने बड़े गद्यांश वैसे पेपर में मुश्किल ही आए। डरना हो तो वे ही लोग डरे जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो मनसाराम। तुम तो ना 3 में ना 13 में। बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोध से। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। काफी बड़ा गद्यांश था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला ही क्वेश्चन है, ना 3 में ना 13 में। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्या हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ। धोखे में रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण होना, किसी भी गिनती में ना आना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसको अगर देखें तो ये होता है किसी भी गिनती में ना आना, ना 3 में ना 13 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भर्त्सना का तात्पर्य क्या है। तो भर्त्सना का तात्पर्य क्या है। निंदा और तिरस्कार, अपमान या फिर चुगली। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो भर्त्सना का मतलब होता है निंदा और तिरस्कार। क्या होता है, निंदा और तिरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कह रहे लेखक की परेशानी का क्या कारण था। लेखक की परेशानी का क्या कारण था ये आपको बताना है। लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया है। लेखक के मित्र ने शिकायत की और उन्हें बताया कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी वह कुछ कह नहीं रहा है। तीसरा है, लेखक ने सोचा कि उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। ये पैसेज वैसे किसी एग्जाम में आया है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन ये किसी एग्जाम में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक की परेशानी का क्या कारण था। लेखक इसीलिए परेशान था कि जो उनके जैसे साहित्यकार हैं उनको भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक नहीं क्षमा किया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास आपको बताना है किस अपभ्रंश से हुआ है। पैसाची से हुआ है, मागधी से हुआ या सौरसेनी से हुआ है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, ये आपका हुआ है किससे, सौरसेनी से। किससे हुआ है, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो अपना काम स्वयं करो, क्या हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो या स्वयं से काम करो। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसको अगर देखेंगे तो सीधा सा है कि जो है क्या हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। क्या हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करने आप सभी को। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। जब वर्षा हुई तो मोर नाचने लगे, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा सरल वाक्य है। तो वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, इसमें कौन सा है, ये सरल वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज के अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं। कह रहा है कि श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। यह किस प्रकार का वाक्य है। यह किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, जटिल वाक्य है या मिश्र वाक्य है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। क्या है, मिश्र वाक्य है, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्या बनेगा, सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आप लोग लाइक कर दिया करिए, ठीक है।
तो मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बिजी रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।